नमस्कार। नक्षत्र ज्योतिष में आज भाव के और ग्रह के कारकत्व निकालना सीखेंगे। नक्षत्र ज्योतिष एक सूक्ष्म ज्योतिष है जिसके माध्यम से हम घटना का होना ना होना या कब होना सभी गणित कर सकते हैं। वैदिक ज्योतिष में थोड़ी कैलकुलेशन, थोड़ी गणना गहरी है, लेकिन नक्षत्र ज्योतिष में आपने एक बार अगर समझ लिया तो आपको बहुत आसानी होगी। तो सबसे पहले हमें निकालने होंगे भाव और ग्रह के कारकत्व। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया है उनसे आग्रह है कि वो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगे तो अनलाइक कीजिए और रीज़न बताइए। शेयर कीजिए जिससे कि सभी इसका लाभ ले सकें। कारकत्व यानी कि भाव का रेश, इसको हाउस सिग्निफिकेटर भी बोलते हैं। कौन कौन से ऐसे ग्रह होंगे जो भाव के फलों को देने में सक्षम होंगे, इसके लिए हमें 4 नियमों को देखना होगा। सबसे पहले भाव में जो भी ग्रह स्थित हैं उनको नोट कर लो और उनके नक्षत्र में जो स्थित हैं उनके ग्रहों को देखिए। सबसे पहले नंबर पर भाव स्थित ग्रहों के नक्षत्र में जो ग्रह स्थित हैं उनको लिख लीजिए। नंबर 2 पर भाव में जो स्थित ग्रह हैं उनको लिख लीजिए। नंबर 3 भाव कस्प यानी कि भावचलित कुंडली। भावचलित कुंडली के स्वामी, ये ध्यान दीजिए, ऊपर है स्थित नक्षत्र और यहाँ पर है स्वामी के नक्षत्र में स्थित ग्रह। और नियम नंबर 4 है भाव कस्प के स्वामी, यानी कि भावचलित में जो भाव हैं उनके स्वामी ग्रह कौन कौन है। प्लैनेट सिग्निफिकेटर यानी कि ग्रह का रेश कैसे निकलेंगे, इनके लिए आप ग्रह का नाम लिखिए, कौन सी नक्षत्र में स्थित है उसका नाम लिखिए और उप नक्षत्र का नाम लिखिए। फिर इनके भाव कौन कौन से कनेक्ट होते हैं उनको लिखिए। देखते हैं आइए एक एग्जांपल से कि कैसे इनको कैलकुलेट करना चाहिए। यह वीडियो आपको एक बार में समझ में नहीं आएगी, इसको आप 3 या 4 बार देखिए। एक बार आप अपने दिमाग में इसको सेट कर लीजिए, फिर आगे की सभी कैलकुलेशन आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। ये एक लग्न कुंडली है और दूसरी भावचलित कुंडली है। इसमें कोई भी भाव, कोई भी राशि गायब नहीं हुई है। जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि कोई भाव अगर गायब हो जाता है तो उसकी जगह पर दूसरी राशि आ जाती है, लेकिन इसमें कन्या से लेके सिंह तक पूरी राशि है। ये कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, ये सभी राशियां आपकी नंबर से लिखी हुई हैं। अंतर इनमें क्या आया है, केवल ये अंतर आया है कि यहाँ पर राहु शनि है द्वादश भाव में और यहाँ पर राहु शनि के साथ गुरु और सूर्य भी आ गए हैं। यहाँ से 2 ग्रह कम होकर यहाँ पर 2 ग्रह बढ़ गए हैं। यह अंतर हमारा आया है। अब एक चीज़ और नोट कीजिए, जो भी आपको दृष्टि जब भी आपको दृष्टि के बारे में बोला जाएगा आप लगन से देखेंगे, युति लगन से देखेंगे, राशि लगन से देखेंगे। केवल भावचलित से क्या देखेंगे, किस किस भाव में कौन से ग्रह स्थित हैं। बाकी सभी चीज़ें आपको लगन कुंडली से ही देखनी होंगी। अब ये यहाँ पर 1 नंबर से 12 नंबर तक हमने भाव लिख लिए हैं। अब नंबर 1 पे क्या है,
भाव में स्थित ग्रह के नक्षत्र में स्थित ग्रह, लेकिन भाव 1 में कोई भी ग्रह स्थित नहीं है तो उसके नक्षत्र में भी कोई ग्रह स्थित नहीं हो सकता। अब दूसरे भाव में देखेंगे, भाव में स्थित ग्रह के नक्षत्र में स्थित ग्रह, तो यहाँ पर भी कोई ग्रह नहीं है। ऐसा ही ये है 5 भावों तक कोई भी कुंडली में ग्रह नहीं है तो उनके नक्षत्र में भी स्थित कोई ग्रह नहीं हो सकता। अब दूसरे नंबर पे क्या लिखना है, भाव में स्थित ग्रह। भाव में स्थित ग्रह कोई नहीं है तो यहाँ पर भी हमने भाव 5 तक लिख दिया कि कोई भी ग्रह नहीं है। अब छठे भाव में हमने देखा केतु ग्रह है, लेकिन हमने नंबर 1 नियम में लिखा है कि कुछ नहीं, तो केतु के नक्षत्र में देखेंगे कि कौन सा ग्रह स्थित है। तो केतु के नक्षत्र में हमारा कोई भी ग्रह स्थित नहीं होने के कारण हमने यहाँ पर लिख दिया है ये कि यहाँ पर कोई ग्रह नहीं है। चंद्रमा के नक्षत्र में भी कोई ग्रह स्थित नहीं है। अष्टम भाव में कोई ग्रह स्थित नहीं है तो उसके नक्षत्र में कोई भी ग्रह नहीं हो सकता। यही स्थिति नवम भाव में होगी। मंगल के दशम भाव में मंगल स्थित है तो मंगल के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। अब देखते हैं कि एकादश भाव में बुध और शुक्र स्थित हैं। बुध और शुक्र, बुध के नक्षत्र में कौन से ग्रह हैं और शुक्र के नक्षत्र में कौन से ग्रह हैं, हमने ये यहाँ पर लिख दिया है। और एकादश भाव में कौन से ग्रह स्थित हैं, बुध और शुक्र। अब द्वादश भाव में जो ग्रह स्थित हैं उनके नक्षत्र में ये ग्रह स्थित हैं और 12वें भाव में सूर्य, गुरु, शनि, राहु यह ग्रह स्थित हैं। ये 2 नियम आपके हो गए। अब तीसरा नियम देखते हैं कि भाव कस्प के स्वामी के नक्षत्र में स्थित ग्रह। भाव कस्प यानी कि भाव चलित का भाव, ये इसकी राशि यहाँ पर लिखी है 6, तो इसका स्वामी हुआ बुध। तो बुध के नक्षत्र में जो भी ग्रह स्थित हैं वो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। ये यहाँ पर लिख दिया हमने भाव कस्प का स्वामी। इसी तरह से दूसरे भाव में जो भाव कस्प के स्वामी के नक्षत्र में स्थित हैं शनि, राहु। तीसरे और चौथे भाव में कोई ग्रह नहीं है। 5वें भाव में भाव कस्प के स्वामी में के नक्षत्र में चंद्र बुध, छठे में भी चंद्र बुध, 7वां 8वां खाली रहेगा। 9वें भाव में शनि, राहु भाव कस्प के स्वामी के नक्षत्र में स्थित हैं। इसी प्रकार से 10, 11 और 12 भाव को हम देखेंगे और यहाँ पर हमने भाव कस्प के स्वामियों को लिख लिया है। ये हुए हमारे हाउस सिग्निफिकेटर्स। अब ये जो 4 नंबर हमने दिए हैं ये इसी प्रकार से बली भी माने जाएंगे। नंबर 1 पे स्ट्रॉन्ग, नंबर 2 पे इससे कम स्ट्रॉन्ग और 3 पे इससे कम और 4 पे इससे कम। लेकिन जब नंबर 1 पे कोई भी नहीं होगा तो दूसरे को स्ट्रॉन्ग मानेंगे और दूसरे पे कोई नहीं होगा तो तीसरे को स्ट्रॉन्ग मानेंगे। तो हाउस नंबर 1 के सूर्य, गुरु, शुक्र स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर होंगे। अब देखते हैं ग्रहों के सिग्निफिकेटर भाव कौन कौन से होंगे। पहले हमने देखा कि भावों के सिग्निफिकेटर प्लैनेट। अब देखते हैं प्लैनेट्स के सिग्निफिकेटर्स हाउस। यहाँ पर ग्रह का नाम लिखिए सबसे पहले, उसके बाद नक्षत्र लिखिए, उसके बाद उपनक्षत्र लिखिए। उपनक्षत्र की कैलकुलेशन पहली वीडियो में हमने आपको बता दी है। यदि नहीं समझ आई है, कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका उत्तर आपको मिलेगा। सूर्य, सूर्य को देखिए कौन से भाव में स्थित है। सूर्य 12वें भाव में स्थित है। इसको हम इससे देखेंगे भाव चलित से। भाव चलित में सूर्य 12वें भाव में स्थित है और 12वें ही भाव का स्वामी भी है।
तो यहाँ पर हमने 12 लिख दिया। सूर्य बुध के नक्षत्र में है। बुध को देखिए वो कौन कौन से भाव का स्वामी बनता है और कौन से भाव में स्थित है। बुध पहले 10वें भाव का स्वामी बनता है और एकादश भाव में स्थित है। अब देखिए इसका उपनक्षत्र है राहु। राहु कौन से भाव में स्थित है? राहु 12वें भाव में स्थित है। अब ये देखेंगे कि राहु को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। राहु 12वें भाव में स्थित है, ये हमने लिख दिया। अब राहु किससे दृष्ट है, इसके लिए हम देखेंगे लगन कुंडली। राहु किसी भी ग्रह से दृष्ट नहीं है, तो हम इसका नंबर लिख दिया हमने 12। अब राहु की युति देखिए किसके साथ है। राहु की युति है शनि के साथ। शनि किस किस भाव का स्वामी बनता है? 5 और 6। तो इसके साथ 5 और 6 भाव भी लिखेंगे। इसके सूर्य के सिग्निफिकेटर्स बन गए 12वां भाव, पहला भाव, 10वां भाव, 11वां भाव, 5वां और 6ठा। ये सभी भाव सूर्य के सिग्निफिकेटर्स हाउस बनते हैं। आप अपनी पत्रिका लेके उसके भी भाव कारकत्व और ग्रह कारकत्व निकाल लीजिए और आगे जो जो हम कैलकुलेशन करेंगे आप उससे अपने जीवन की घटनाओं को जोड़कर देख सकते हैं। इसी प्रकार से चंद्रमा को हमने देखा। चंद्रमा 7वें भाव में स्थित है और इसकी राशि 11वें भाव में स्थित है। तो 7वां भाव ये स्थिति के अनुसार और 11वां भाव यह उसमें राशि है इसकी। और चंद्रमा का नक्षत्र है शनि। शनि के भाव हमने लिख दिए 5, 6 और 12। बुध इसका उपनक्षत्र है। बुध का 1, 10 और 11 ये हमने इनके नक्षत्र लिख दिए। अब मंगल को देखिए। मंगल 3रे भाव का स्वामी बनता है, 8वें भाव का स्वामी बनता है और 10वें भाव में स्थित है। तो ये 3 हमने राशियाँ इसकी लिख दी। इसका नक्षत्र होगा शनि। ये जो शनि है 5वें, 6ठे और 12वें भाव को इंडिकेट करता है। इसी प्रकार राहु इसका उपनक्षत्र बनता है और 5, 6, 12 भाव को इंडिकेट करता है। बुध की राशि देखिए। पहला भाव, 10वां भाव और 11वें भाव में इसकी स्थिति है। इसका नक्षत्र है शनि। अब ये आप यहाँ से भी लिख सकते हैं जो हमने शनि की स्थिति लिखी है। शनि की स्थिति हम यहाँ पर भी लिख चुके हैं। ये रही, ये 5, 6, 12। शुक्र जो है हमारा 2री भाव और 9वें भाव और 11वें भाव से संबंधित है। ये हमने यहाँ पर लिख दिया। शुक्र इसका कौन कौन से भाव से संबंधित है। इसी प्रकार से गुरु का नक्षत्र, उपनक्षत्र, शुक्र का नक्षत्र, उपनक्षत्र और शनि, राहु, केतु के नक्षत्र और उपनक्षत्र को आप गणित कर सकते हैं। इनकी गणना के बाद यदि हमें कोई घटना देखनी है कि कैसे होगी, जैसे हमने पिछली वीडियो में आपसे शिक्षा के बारे में कहा था। शिक्षा के भाव हैं 2, 4, 5वां, 9वां और 11वां। 2रे भाव से प्रारंभिक शिक्षा देखी जाती है, 4थे भाव से सेकेंडरी और 5वें भाव से स्नातक, 9वें भाव से उच्च शिक्षा। और ये सभी शिक्षाओं का लाभ है कि वो शिक्षा हमें मिलेगी या कितनी मिलेगी। 9वां भाव भाग्य भाव भी होता है। यदि हम आरंभिक शिक्षा देख रहे हैं उसके लिए हमें 5वां और 9वां और 11वां इन भावों की भी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि 5वां हमारा बुद्धि का भाव है, 9वां हमारा भाग्य का भाव है और 11वां हमारा लाभ का भाव है। इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब यदि हम देखें कि इसकी आरंभिक शिक्षा कैसी रहेगी,
उसके लिए हमें दशा और अंतर्दशा देखनी होगी। आरंभिक शिक्षा के समय इसकी महादशा शनि की और अंतर्दशा शुक्र की थी। अब महादशा यानी कि शनि के हम ये एक शनि का पोर्शन देखेंगे हम और एक शुक्र का। शनि में क्या है कि 5, 6, 12, 2, 9, 11, फिर 5, 6, 12। अब हमने क्या देखा था कि 5वां भाव हमें चाहिए कि बुद्धि है, 9वां भाव चाहिए भाग्य के साथ है और 11वां भाव हमें इसका लाभ शिक्षा का मिलेगा। उपनक्षत्र भी इंडिकेशन दे रहा है कि इसकी बुद्धि शिक्षा के लिए अच्छी है और नक्षत्र स्वामी कह रहा है इसकी आरंभिक शिक्षा में भाग्य और लाभ दोनों ही मिलेंगे। लेकिन महादशा स्वामी जो है, ग्रह जो है, यह 6 बारे और उपनक्षत्र भी 6 बारे को दिखा रहा है, शो कर रहा है। इसका मतलब इसकी शिक्षा तो अच्छी चलेगी लेकिन उसमें थोड़ी बहुत रुकावट रहेगी। अब देखते हैं अंतर्दशा का क्या इंडिकेशन है। अंतर्दशा में देखिए शुक्र 2, 9, 11 भावों को ये बहुत अच्छे भाव दिखा रहा है। बुध उपनक्षत्र ये 11वां भाव दिखा रहा है और शुक्र फिर से बहुत अच्छे भाव दिखा रहा है। तो जो रुकावट हमें महादशा में दिख रही थी वो रुकावट यहाँ पर समाप्त हो गई है। इसका मतलब इसकी प्रारंभिक शिक्षा ठीक ठाक अच्छी से चलेगी। इसकी महादशा अंतर्दशा इसकी आरंभिक शिक्षा को ग्रीन साइन दे रही है, यानी कि इसकी आरंभिक शिक्षा अच्छी रहेगी और इस समय से होगी। यदि समय पर महादशा और अंतर्दशा नहीं होगी तो यह कार्य अपूर्ण रह जाएगा। आप अपनी पत्रिका में ये ग्रह कारकत्व और भाव कारकत्व को निकालिए और इनको एक अलग पेज पर नोट कर लीजिए, जिससे कि हम आगे की जो भी कैलकुलेशन आपको बताएंगे आप अपनी कैलकुलेशन उस पर पूर्ण कर सकें। इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कुछ भी समझ ना आए तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए या हमारे व्हाट्सएप पर भेजिए, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। ये जो मैंने अभी आपको पिछले उसमें बताया था ये वही गणना है। अब शनि गुरु ये इसकी आगे की शिक्षा की गणना है। इसको आप देखिए कि ये कैसी रहेगी और मुझे बताइए कमेंट के माध्यम से कि ये दशा इसकी क्या इंडिकेशन दे रही है, इसकी शिक्षा कैसी रहेगी। भाव वही रहेंगे, इसमें भाव रहेंगे 5, 9 और 11। इसको भी देख के आप बताइए कि ये कैसी रहेगी। 4 भाव भी आप ले सकते हैं, 4, 5, 9 और 11। इन भावों को इससे जोड़कर, इस दशा से जोड़कर बताइए कि ये कितनी पॉजिटिव रहेगी और कितनी नेगेटिव रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि सभी इसका लाभ ले सकें। वीडियो अच्छी ना लगे तो कमेंट में लिखिए और अनलाइक भी कीजिए। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने कमेंट्स के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन किया है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में किसी और विषय पर चर्चा करते हैं। आप बताइए कि आप किस पर वीडियो देखना चाहते हैं। नमस्कार।